आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय PSK में स्वागत है। चलिए आज हम लोग दिव्यांगता पर कुछ अधिनियम हैं जिस पर हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम लोग राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, जानेंगे, जो आगामी परीक्षाओं में और विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, आने की संभावना है। तो चलिए इसका थोड़ा हम लोग अभ्यास करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब बना? तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में बना था। इसको देखिए, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को, इस नियम के अंतर्गत स्वलीनता, प्रवस्त्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांग, ये 4 प्रकार के जो हैं दिव्यांगताओं को जोड़ा गया। कौन कौन से हैं? स्वलीनता है, प्रमस्तकीय पक्षाघात है, मानसिक मंदता है और बहुविकलांगता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि NTE यानी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम से कौन से दिव्यांगताओं को जोड़ा गया और कितनी दिव्यांगताओं को जोड़ा गया। इस तरह से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 4 प्रकार के दिव्यांगताओं को जोड़ा गया और कौन कौन से हैं? तो स्वलीनता है, प्रमस्तकीय पक्षाघात है, मानसिक मंदता है और बहुविकलांगता है। तो इसके आगे देखते हैं कि बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय न्यास बनाने की बात कही गई, जिसमें अधिनियम से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जो क्रमशः इस प्रकार है। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं कि जो ये अधिनियम बना उसके अनुसार इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। मानसिक मंदता की परिभाषा क्या दिया गया है? तो कहा गया है कि एक ऐसी अवस्था के बारे में कह रहा है, एक ऐसी अवस्था जो सीमित हो अथवा इसमें व्यक्ति का मस्तिष्कीय विकास अपूर्ण हो और बौद्धिक और असमानता के लक्षण प्रदर्शित करता हो, को मानसिक मंद कहा जाएगा। यानी मानसिक मंदता एक ऐसी अवस्था है जो सीमित हो अथवा इसमें व्यक्ति का मस्तिष्कीय विकास अपूर्ण हो और बौद्धिक असामान्यता के लक्षण प्रदर्शित करता हो, को मानसिक मंद कहा जाएगा। यहाँ और जो है 2 बार प्रिंट हो गया है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं कि स्वलीनता क्या है। NTE के द्वारा स्वलीनता की परिभाषा दी गई है। तो ये क्या है? तो स्वलीनता एक ऐसी अवस्था है जिसमें असामान्य कौशल विकास के साथ व्यक्ति की सामाजिक योग्यता भी प्रभावित होती है और उसे पुनरावृत्त भावनाओं के विरुद्ध व्यवहार प्रदर्शित होते हुए देखा जाता है। तो उसे स्वलीनता, ये स्वाधीनता हो गया है, स्वलीनता है, स्वलीनता है, ये गलत हो गया है। स्वलीनता ग्रस्त व्यक्ति कहा जाएगा। यानी इनके लक्षण क्या होते हैं कि ये एक ही कार्य को बार बार पुनरावृत्त करते रहते हैं। इस तरह के इसमें लक्षण पाए जाते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तीसरा परिभाषा क्या है? प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। तो NTE के तहत इसकी परिभाषा दी गई है कि किसी व्यक्ति में ऐसी अप्रगतिशील अवस्थाओं का समूह जिसमें प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन अथवा विकास की अवस्थाओं में मस्तिष्क चोट या अन्य कारण से असामान्य गामक मीन्स चलने फिरने में नियंत्रण स्थितियां प्रदर्शित होती हैं, तो उसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित व्यक्ति कहा जाएगा। यानी ये इसका कारण हो सकता है कि प्रगतिशील अवस्थाओं का समूह जिसमें प्रसव पूर्व भी हो सकता है, प्रसवकालीन भी हो सकता है और विकास की, जिस समय बच्चे का विकास होता है उस समय उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार के चोट लगने के कारण भी अगर
कोई असामान्यता आती है या चलने में नियंत्रण स्थिति प्रदर्शित करती है, अच्छे से नहीं चल पाते हैं, तो ऐसे उसे प्रमस्तकीय पक्षाघात से ग्रसित व्यक्ति कहा जाएगा। चौथा है बहुविकलांग। बहुविकलांग या नाम से ही पता चल जाता है कि बहुविकलांग माने एक से अधिक विकलांगता। तो इसकी परिभाषा भी एनटीए में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक विकलांगताओं से ग्रसित है तो अधिनियम के अनुसार उसे बहुविकलांग कहा जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय न्यास का गठन, उसमें गठन के बारे में भी चर्चा की गई है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है उसमें, तो गठन कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय न्यास में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन होगा। एक समिति का गठन होगा, कैसे होगा? जिसके लिए एक अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव की नियुक्ति की जाएगी। गठन में तीन चीज़ है कि अध्यक्ष होगा, सदस्य होंगे और सदस्य सचिव की नियुक्ति की जाएगी। विकलांगता के क्षेत्र से कुल 9 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें से 3 सदस्य राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों से 3 रहेंगे और 3 सदस्य इन 4 विकलांगताओं जो बताई गई है परिभाषा के लिए कार्यरत अभिभावक समितियों से रहेंगे, यानी उनके अभिभावक रहेंगे, तथा 3 सदस्य विकलांग व्यक्तियों की समिति से होंगे। ठीक है, इस तरह से इसका गठन करने की इसमें बात कही गई है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में। कुल कितने सदस्य होंगे? तो कुल 9 सदस्य होंगे और इसमें एक अध्यक्ष होगा, सदस्य होगा और सदस्य सचिव होगा। इस तरह का गठन की संरचना या राष्ट्रीय न्यास की संरचना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय न्यास का लक्ष्य क्या है। आखिर में किसी भी अधिनियम का कुछ लक्ष्य होता है, तो इसका लक्ष्य है पहला कि राष्ट्रीय न्यास का मुख्य उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों को सामर्थ्य एवं अधिकार युक्त बनाना, यानी उनको शक्तिशाली बनाना है अधिनियम के द्वारा। दूसरा है कि निःशक्त व्यक्तियों और उनके परिवार दोनों को सहायता देकर मजबूती प्रदान करना, ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि पंजीकृत जो भी संस्थाएं हैं, पंजीकृत संस्थाओं को मिलने वाली सहायता को विस्तृत करना, उसको बढ़ावा देना है। चौथा है कि परिवारहीन, मानो जिनके परिवार में कोई नहीं है, तो परिवारहीन निःशक्त व्यक्तियों की समस्या का समाधान करना, इस पर भी ये बात करती है, इसका उद्देश्य है। पांचवा है कि निःशक्त व्यक्तियों के अभिभावक की मृत्यु के बाद उसकी देखरेख एवं सुरक्षा की व्यवस्था को बढ़ावा देना, यानी ऐसे निःशक्त लोग होते हैं जिनके अभिभावक भी नहीं रहते हैं, उस स्थिति में उनकी दशा बहुत खराब हो जाती है, तो एनटीई उसके लिए भी अधिनियम बनाया हुआ है कि उनकी मृत्यु के बाद उसकी देखरेख और सुरक्षा कैसे की जाएगी, इस पर भी ये इसका लक्ष्य है। छठवां है कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए अभिभावक की नियुक्ति की प्रक्रिया को निर्धारित करना। अगर किसी निःशक्त व्यक्ति जीवित है तो उसका अभिभावक कोई नहीं है, तो उसके अभिभावक की भी व्यवस्था इनके तहत की गई है। सातवां है कि इसके साथ साथ राष्ट्रीय न्यास निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता को निर्धारित करता है, यानी जो PWD एक्ट 1995 PWD एक्ट 1995 जो है उसको भी यह लागू करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित बहुत सारी योजनाएं हैं, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किसके द्वारा संचालित है।
तो देखिए, राष्ट्रीय न्यास द्वारा कुछ योजनाएं संचालित किया जाता है, जैसे घरौंदा, घरौंदा। दूसरा है सहयोगी, सहयोगी नाम से। तीसरा संभव। चौथा निरामया। पांचवा प्रेरणा। अगला है उद्यम प्रभा। सातवां ज्ञान प्रभा। आठवां सामर्थ्य। और नौवां दिशा। और 10वां है विकास। इस तरह के ये संचालित करती हैं एनटीई योजनाएं हैं, जिसके तरह दिव्यांग लोगों को इससे लाभ मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, कि जो भी वीडियो या नोटिफिकेशन दिया जाता है आप तक पहुंच सके। और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी और आपको कैसी वीडियो की ज़रूरत है, तो हम उस पर बनाने का प्रयास करेंगे कि जिसका लाभ आपको मिल सके। और दोस्तों को भी शेयर करें कि इसका लाभ वो भी उठाएं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।